नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ सामने क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 90। ठीक है, जैसे कि लिखा हुआ है, आज के इस लेक्चर में हम किस टॉपिक कवर करने वाले हैं, वो है हमारे पास का कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसी टॉपिक को दूसरा नाम भी दे सकते हैं, क्या बोल सकते हैं हम, एप्लीकेशन ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। यानी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आने के बाद किन किन चीजों के बारे में या फिर कौन कौन सी थ्योरी हमने क्या कर दी, बेटर तौर पर एक्सप्लेन करी। ठीक है, यानी कि कौन कौन थ्योरी का हमने, किन किन थ्योरी का हमने एक्सप्लेन किया, किसकी हेल्प से, इस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की हेल्प से आज हम वो देखेंगे। ओके, तो जिसने पिछला लेक्चर देखा है उसके लिए तो ये बहुत यूजफुल होने वाला है, जिसने नहीं देखा है उसको समझ में नहीं आने वाला है। तो पहला तो मेरी सजेशन यही है कि इससे पिछला लेक्चर देखिए, क्योंकि मैं जहां पर पिछला लेक्चर खत्म हुआ था मैं वहीं से इस लेक्चर को क्या करूंगा, स्टार्ट करूंगा। अब जिसने पिछला लेक्चर देखा है उसको पता है कि मैंने पिछला लेक्चर के लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा था। एक्चुअली उन्होंने पिछले लेक्चर में क्या डिस्कस किया था, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल डिस्कस किया था। और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या था कि अगर हमारे पास कोई माइक्रोस्कोपिक सिस्टम है या फिर बोल सकते हैं कोई एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, तब उसकी मोमेंटम और पोजीशन को हम साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पर बोल सकते हैं मेजर नहीं कर सकते। यानी साइमल्टेनियसली उसका मेजरमेंट क्या है, एग्जैक्ट मेजरमेंट क्या है, इम्पॉसिबल है। यही क्या था, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था। हमने कुछ इस तरीके से मैथमेटिकली उसको लिखा था, अगर किसी को याद है तो बताओ कैसे लिखा था हमने। डेल एक्स इंटू डेल पी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या था, एच कट डिवाइडेड बाई 2 था। ठीक है, जहां डेल एक्स क्या है मेरे पास, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डेल पी एक्स क्या है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, और ये तो हमको पता है ये चीज क्या है, कांस्टेंट। और एच कट क्या होता है यहाँ पर हम सबको पता है, दिस एच कट इक्वल टू एच अपॉन 2 पाई होता है। क्लियर हुई बात। ओके, हमने जैसे से लेक्चर आगे बढ़ा था पिछले वाला, हमने लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा था या फिर एक इक्वेशन लिखी थी। हमने बोला था कि जो डेल टी इंटू डेल ई ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट डिवाइडेड बाय 2 होता है, ये भी क्या होती है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। ये भी क्या है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, जहां पर टाइम और ई या फिर एनर्जी दोनों क्या है, वेरिएबल हैं। और इस टाइप के वेरिएबल को हमने क्या बोला था, कॉम्प्लीमेंट्री वेरिएबल बोला था। ठीक है, शायद क्या बोला था, कॉम्प्लीमेंट्री वेरिएबल। यानी ये क्या है, डेल टी, और ये क्या है मेरे पास, डेल ई है, और इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट डिवाइडेड बाय 2। ये भी क्या है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का एक मैथमेटिकल रूप है। और ये भी क्या है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का मैथमेटिकल रूप है। और मैंने क्वेश्चन ये था मेरा कि ये इक्वेशन आपको क्या दिखाना चाह रही है। देखो आंसर सुनो, आंसर कल वाले क्वेश्चन का आंसर ये है। ठीक, अगर मेरे पास क्या है, कोई एक माइक्रोस्कोपिक सिस्टम है, क्या है मेरे पास, एक माइक्रोस्कोपिक सिस्टम है या फिर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, सिस्टम बोलो या फिर पार्टिकल बोलो। ठीक, और मैं उस पार्टिकल की एनर्जी को इतने टाइम इंटरवल में 2 बार मेजर करता हूं। कितने टाइम इंटरवल में, डेल टी टाइम इंटरवल में क्या करता हूं, 2 बार मेजर करता हूं। ठीक है, मैंने अज्यूम किया कि मेरे पास एक बार मैंने एनर्जी मेजर करी कितनी, या फिर जब टाइम t1 था तब मैंने एनर्जी मेजर करी कितनी, E1, किसी एक पार्टिकल की। कोई एक पार्टिकल है, एट टाइम t1 उसकी एनर्जी कितनी थी, E1 थी उस पार्टिकल की। ठीक है, और एट टाइम t2 उसकी एनर्जी कितनी हो गई, मैंने उसका जब एनर्जी मेजर किया आफ्टर टाइम, कुछ टाइम इंटरवल के बाद, जब टाइम t1 से कितना हो गया, t2 हो गया, तब जब उसके मैंने एनर्जी मेजर करी तो एनर्जी कितनी होगी उसकी, E2 होगी। जहां पर जो ये टाइम इंटरवल है t2 माइनस t1 है, ये कितना है मेरे पास, डेल टी के बराबर है। यानी अगर मैं किसी सिस्टम की एनर्जी को डेल टी टाइम इंटरवल में 2 बार मेजर करता हूं, डेल टी टाइम इंटरवल में 2 बार मेजर करता हूं, एक बार तो मैंने t1 टाइम पर मेजर किया और एक बार मैंने t2 टाइम में मेजर किया, तो आप बताओ क्या ये दो एनर्जी की वैल्यू सेम आएंगी। आंसर है, इन दो एनर्जी की वैल्यू सेम नहीं आएगी। उनकी एनर्जी में क्या रहेगी, कुछ न कुछ क्या रहेगी, अनसर्टेनिटी रहेगी, या बोल सकते हैं कुछ न कुछ क्या रहेगा, चेंज रहेगा। और वो चेंज कितना होगा, ये क्वेश्चन हमको बताएगी। वो चेंज कितना होगा, अकॉर्डिंग टू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, दिस चेंज इन एनर्जी, यानी मेजरमेंट में जो चेंज आएगा इतने टाइम इंटरवल में 2 बार मेजर करने में जो चेंज आएगा एनर्जी में, वो कितना होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू होगा किसके बराबर, एच कट डिवाइडेड बाई 2 इंटू डेल टी के बराबर। ठीक है, क्लियर हुई बात, ये बात समझ में आई। ओके, तो यहां पर ये टाइम इंटरवल जितना कम होगा, यहां पर एनर्जी की वैल्यू में अनसर्टेनिटी उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, और जितना लंबा टाइम इंटरवल होगा उतना ये जो यहां पर वेरिएशन देखने को मिलेगा इन दो वैल्यू में, उतना ही क्या होगा, कम होगा। ये क्लियर हो रही बात। इसको एक जनरल एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूं मैं। माना मैंने किसी टाइम t इक्वल टू 0 पर, जब टाइम t इक्वल टू कितना था, 0 था। ठीक है, एक जनरल एग्जांपल, इसको ज्यादा सीरियसली मत लेना, जब बस समझाने के लिए बात कर रहा हूं मैं।
मैंने एक मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, कोई मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को मेजर किया जब टाइम t1 इक्वल टू कितना था, 0 था, उसकी एनर्जी कुछ इतनी निकल के आई, E1 कुछ इतनी निकल के माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकल के आई। ठीक है, इतनी एनर्जी निकल के आई किसकी, उस इलेक्ट्रॉन की। जब मैंने उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी t इज इक्वल टू कितने सेकंड पर, 10 टू दी पावर माइनस 10 सेकंड पर मेजर किया। कहां पर, आफ्टर, इसके बाद 10 टू दी पावर माइनस 10 सेकंड के बाद जब मैंने इलेक्ट्रॉन के एनर्जी को मेजर किया तो उसकी एनर्जी जो E2 थी वो कितनी होगी, वो माइनस का माना कुछ इतनी होगी 5.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी मेजर हुई। यानी क्या आया, एनर्जी में क्या आया, कुछ चेंज आया। एनर्जी में क्या आया, कुछ चेंज आया। ठीक है, क्यों, यहाँ पर एनर्जी E1 मेजर हो रही थी, यहाँ कितनी मेजर हुई, E2 मेजर हुई। कौन कह रहा है ऐसा, ऐसा ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बोल रहा है। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ध्यान रखना बात को। ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए कहा है कि ये इक्वेशन क्या दिखाना चाह रही है। सिर्फ ये दिखाना चाह रही है, अगर मैं किसी इलेक्ट्रॉन या बोल सकते हैं माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की एनर्जी को एक बार T1 टाइम पर मेजर करूं और एक बार T2 टाइम पर मेजर करूं, तब उनकी एनर्जी की वैल्यू में क्या रहेगी, कुछ अनसर्टेनिटी रहेगी। यानी एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, उसकी चेंज हो जाएगी। ठीक, क्लियर हुई बात। तो ये क्या था, इसका एक्सप्लेनेशन, यानी इसका आंसर था, ये क्वेश्चन वो क्या दिखाना चाहती है। ओके, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं किसकी, एप्लीकेशन ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की। यानी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के आने के बाद हमने किन किन थ्योरी को करेक्ट किया या फिर किन किन थ्योरी का एक्सप्लेनेशन दिया। तो हेडिंग डालो, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ओके, किसी ने पढ़ा है तो बताओ क्या होते हैं। तो इस थ्योरी का पहला एप्लीकेशन तो ये है कि ये थ्योरी ने ये बताया कि न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है। देखो, इनिशियली जब न्यूक्लियस की खोज हुई तो क्या मान लिया गया कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो थ्योरी फेल हो गई, और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इसको हम किसकी हेल्प से एक्सप्लेन कर सकते हैं, इस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की हेल्प से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये तो क्या होगा, पहला एप्लीकेशन हो गया कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को बताता है कि न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं हो सकता, इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इनसाइड न्यूक्लियस। पहला एप्लीकेशन तो ये हो गया, या फिर पहला कॉन्सिक्वेंस ये हो गया। तो दूसरा इसका एप्लीकेशन था वो ये था कि वायलेशन ऑफ बोहर्स ऑर्बिट थ्योरी या फिर बोहर्स ऑर्बिटल थ्योरी। जो बोहर्स ऑर्बिटल थ्योरी है उसको क्या कर दिया, इस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने फेल कर दिया। ठीक है, बोहर प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है, न्यूक्लियस के चारों ओर किसी एक डेफिनेट एनर्जी के ऑर्बिट में क्या करता है, रिवॉल्व करता है, और जिसको अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल नहीं मानता। हम समझेंगे क्यों नहीं मानता है। ठीक है, और जो तीसरा एप्लीकेशन है वो ये है कि इस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की हेल्प से हम किसी एक हार्मोनिक ऑसिलेटर की या फिर किसी एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की मिनिमम एनर्जी क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, किसी एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की मिनिमम एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। क्लियर। तो ये तीन एप्लीकेशन हमारे वहाँ हैं या हमारे कोर्स में है। ओके, तो वन बाय वन देखते हैं। पहला एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन ऑफ, यहाँ पे उसको कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लिखो या फिर एप्लीकेशन ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लिखो। तो पहला एप्लीकेशन लिखो। पहला एप्लीकेशन क्या है कि इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट inside nuclei. Okay, we can explain this thing by the help of uncertainty principle. इसके आगे लिख दो, we can explain this thing by the help of uncertainty principle. Uncertainty principle. Okay, PRINCIPL. ओके, लेट्स सी, देखते हैं कैसे। लेट्स सी। तो उसके लिए हम पहले क्या अज्यूम कर लेंगे, हम ऐसा अज्यूम कर लेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, और फिर ऐसा प्रूफ कर देंगे कि नहीं होता है। ठीक, तो लेट अस अज्यूम इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट इनसाइड न्यूक्लियस। तो ठीक है, ये न्यूक्लियस अज्यूम कर लिया हमने। ठीक, ये न्यूक्लियस है कोई। ओके, न्यूक्लियस शेप में कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। अज्यूम कर लिया न्यूक्लियस की क्या है, रेडियस है। ठीक, और हम सब जानते हैं डायमेंशन ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है। डायमेंशन कहने का मतलब उसकी
साइज क्या होता है, फेम्टोमीटर के ऑर्डर का होता है। डायमेंशन ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है, डायमेंशन ऑफ न्यूक्लियाई क्या होता है, इट इज अबाउट 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है। या फिर और एग्जैक्ट लिखूं तो इसको ऐसे लिखता हूँ 2 × 10⁻15 मीटर, या इसको ऐसे लिखता हूँ 2 फेम्टोमीटर, ठीक है। इस ऑर्डर की होती है क्या, इस न्यूक्लियस की डायमेंशन। नाउ इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। माना इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन एटम मान लिया, सॉरी हाँ हाइड्रोजन का न्यूक्लियस मान लिया, माना एक इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर, ठीक ना। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको क्या करनी है, इस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन मेजर करनी है, ठीक, क्या करनी है, इस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन मेजर करनी है, और आपको बताना है कि इस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन में मैक्सिमम अनसर्टेनिटी कितनी हो सकती है। क्या बोल रहा हूं मैं, हमें क्या करनी है, ये मेरे पास न्यूक्लियस है और उस न्यूक्लियस के अंदर ये एक इलेक्ट्रॉन है, और आपको इस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन में मैक्सिमम कितनी अनसर्टेनिटी हो सकती है ये बताना है। कितनी हो सकती है, जितनी इसकी डायमेंशन है उतनी तो अनसर्टेनिटी हो सकती है। जैसे मेरे पास 1 मीटर स्केल होता है, ठीक है, यहाँ पर है मेरे पास, कल तो था, 1 मीटर स्केल है, एक बैटरी है ना मेरे पास, माना 15 सेंटीमीटर की बैटरी है जिससे हम मेजरमेंट करते हैं, रूल खींचते हैं, 15 सेंटीमीटर की है, तो उसके मेजरमेंट में मैक्सिमम कितनी अनसर्टेनिटी हो सकती है, 15 सेंटीमीटर, उससे ज़्यादा की तो अनसर्टेनिटी हो नहीं सकती। तो सिमिलरली यहाँ पर भी अगर ये इलेक्ट्रॉन है और वह इस न्यूक्लियस के अंदर है, तो इस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन में जो मैक्सिमम अनसर्टेनिटी हो सकती है वो कितनी हो सकती है, इस न्यूक्लियस के डायमेंशन के ऑर्डर की हो सकती है, और उसकी डायमेंशन कितनी है, 2 × 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर की है, ठीक। तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, एक पॉइंट क्या पता चला कि मैक्सिमम अनसर्टेनिटी, इसके पहले लिख लो, लेट अस कंसीडर इलेक्ट्रॉन exist inside nucleus, inside nucleus. Now if we measure its position, then maximum uncertainty in its position will be, कितना हो जाएगा, will be del x maximum is equal to, कितना आ जाएगा, 2 × 10⁻⁻15 मीटर। यहाँ इसका आगे लिखते हो will be of order of dimension of nuclei, ठीक है। या फिर बोल सकते हो del x maximum uncertainty is equal to 2 × 10⁻⁻15 मीटर। क्लियर हुई बात। अब हमने पढ़ा है कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में क्या होता है, अगर पोजीशन के मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी मैक्सिमम है तो मोमेंटम के मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी कितनी हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। सो हेंस, यहां से क्या लिखता हूं मैं, हेंस मिनिमम अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम of electron inside nucleus, momentum of electron inside nuclei कितना हो जाएगा, न्यूक्लियाई के अंदर उसके मोमेंटम का जब मेजरमेंट करेंगे तो उसके मिनिमम अनसर्टेनिटी कितनी हो जाएगी। अगर ऐसे मैं क्या निकालूं, डेल पी मिनिमम निकालूं, क्या निकालूं, डेल पी मिनिमम क्या आ जाएगा, डेल पी मिनिमम इज इक्वल टू, देखो क्या होता है वैसे, ऐसा होता है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट डिवाइडेड बाई 2 del x मैक्सिमम, ठीक है, फ्रॉम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये del x इधर आएगा, यहां से मैंने एक स्टेप गैप कर दिया, इधर भेज दिया इसको। क्लियर हुई बात, क्योंकि अगर जब मैक्सिमम होगा तभी तो ये मिनिमम होगा, तो ये क्या निकल गई, मिनिमम अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम निकल गया। अब कभी कभी बुक वाले इसको क्या कर लेते हैं, हम यहाँ पर इक्वल का साइन लिख देते हैं, यानी लगभग इक्वल या फिर इक्वल का साइन लिख देते हैं, क्योंकि इक्वल तो है ही वहां पर, हम इक्वल वाली कंडीशन ले लेते हैं। ओके, तो किसको थोड़ा और सॉल्व करो, देखो तो डेल पी मैक्सिमम इज इक्वल टू क्या आ गया, एच कट की जगह एच लिख दो, एच कट की जगह क्या लिख दो, एच लिख दो, और एच कट इक्वल टू क्या होता है, एच ओवर 2 पाई, तो कितना आ जाएगा, देखो यहाँ से एच ओवर क्या आ गया, ये 4 पाई इंटू डेल एक्स मैक्सिमम। अब एक काम करो, इन सबकी वैल्यू पुट कर दो, क्या निकल के आ जाएगा, मिनिमम अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम निकल के आ जाएगा। तो डेल पी
मैक्स इज इक्वल टू एच की जो कितना है देखो 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड डिवाइडेड बाई 4 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14 इंटू डेल एक्स ये दिया हुआ है कितना है 2 इंटू 10⁻15 मीटर। ओके, तो ये क्या निकल गया मेरे पास अनसर्टेनिटी इन, ओके सॉरी आई एम वेरी सॉरी यार, ये क्या है मिनिमम है, तो दिस इज मिनिमम अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम निकल के आ गया। इतनी बात क्लियर है। इसको सॉल्व कर लो आप, देखो सॉल्व करें कितना आ जाएगा ये 2 से ये कट गया कितनी बार 3.3 बार, तो यहाँ से मेरे पास डेल पी मिनिमम इज इक्वल टू ये 15 ऊपर ले आओ तो 34 में से 15 का कितना बचता है लगभग 34 माइनस 15 19, देखो कितना आ गया 3.3 इंटू 10⁻34 माइनस का 15 14 में से 5 गया कितना आया 14 में से 5 गया 9, इसने इसको दे दिया यहाँ पर बचा 2 में से 1 गया 1 19 बचा माइनस का 19 आ गया ऊपर -19 डिवाइडेड बाय नीचे कितना आ गया देखो ये 4 इंटू 3.14 ये आ गया। इसे आप सॉल्व कर लोगे क्या आएगा आपका मिनिमम मोमेंटम निकल के आ जाएगा। देखो कितना आएगा मिनिमम मोमेंटम, यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, यूनिट हो जाएगी हमारी क्या केजी मीटर पर सेकेंड। ओके, इसको सॉल्व करो। अब सॉल्व करना आपका काम है, मेरे पास तो इसका आंसर है बुक में, मैं बुक में देख के इसका आंसर लिख देता हूँ कि इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है। ठीक है, 1 मिनट में देख लेता हूँ। डेल पी मिनिमम निकल के आ रहा है आपका यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ। ठीक है, डेल पी मिनिमम लिख के आ रहा है हमारा कितना 5.26 इंटू 10⁻20 कितना लिखा सॉरी -21 केजी मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या निकल के आ गया यहाँ पर मिनिमम अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया मिनिमम अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, तो ये डेल पी मिनिमम इक्वल टू दिस थिंग ना। अब इसके करस्पॉन्डिंग मैं मिनिमम काइनेटिक एनर्जी निकाल सकता हूं क्योंकि मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन होता है। तो मेरे पास अगर मिनिमम मोमेंटम है तो इस मिनिमम मोमेंटम के करस्पॉन्डिंग मैं मिनिमम काइनेटिक एनर्जी निकाल सकता हूं। तो देखो सेकेंड थिंग क्या है यहां पर लिख दूं, तो करस्पॉन्डिंगली मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा देखो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिलेशन क्या होता है देखो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन होता है मेरे पास क्या होता है वैसे काइनेटिक एनर्जी के इक्वल टू या फिर ई इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर होता है। ठीक, एम से मल्टीप्लाई एम से डिवाइड कर दो तो कितना आ गया देखो ये हाफ एम ये एम वी का होल स्क्वायर, ये मोमेंटम है। तो काइनेटिक एनर्जी ई इक्वल टू क्या आ गया पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m आ गया, और मिनिमम अनसर्टेनिटी एनर्जी इक्वल टू डेल पी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। ऐसा लिख सकता हूँ, ये भी क्या होगा मिनिमम, ऐसा लिख सकता हूँ मैं इसको, तो लिख दो इधर पे। तो कितना आ जाएगा देखो मिनिमम एनर्जी डेल ई मिनिमम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा डेल पी मिनिमम का स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना आ गया ये 2m आ गया। ठीक है, m क्या है यहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसके वैल्यू हम सबको पता होती है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻−31 kg होता है। अब देखो यहाँ से मोमेंटम उठाओ इधर रखो, यहाँ से ये मास उठाओ इधर रखो, तो क्या आया मेरे पास यहाँ से डेल ई इन मिनिमम इज इक्वल टू ये वैल्यू पुट करो, कौन सी वाली ये वाली 5.26 इंटू 10⁻−21 इस पूरे का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना आया ये चीज़ क्या है मेरे पास 2 इंटू 9.1 इंटू 10⁻−31 kg। ओके, इतना क्या निकल के आ जाएगा, ये जूल निकल के आएगा। इसको आप सॉल्व करना किसका काम है, आपका काम है। मैं अगेन पहले की तरह नकल मार लूँ, बुक से देख लूँ मैं, या जो मैंने बनाया है लिखा है उसको देख लूँ। तो देखो यहाँ से क्या आया मेरे पास, ये आया मेरे पास क्या डेल ई मिनिमम इज इक्वल टू कितना आया 152.631 इंटू 10⁻−13 जूल। ठीक है, इतना क्या आ गया, ये जूल में आ गया। अब हम बहुत छोटी एनर्जी है तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना पसंद करते हैं, तो इसे किस में लिख देंगे हम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिख देंगे। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखने क्या कर दूंगा मैं इसको, मैं 1.6 इंटू 10⁻−19 से डिवाइड कर दूंगा।
1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ से डिवाइड किया तो किस में आ गया, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आ गया। तो देखो यहाँ से क्या आ गया, ई मिनिमम इज इक्वल टू, सॉल्व कर लो इसको, मैंने सॉल्व करके रखा हुआ है, ये आ गया मेरे पास कितना, ये मैं टाइम बचाने के लिए कर रहा हूँ, हाँ 9.35 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या आएगा ये, मेगा, मेगा मतलब 10⁶, इसके बाद 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, और 10⁶ को किससे रिप्लेस कर दिया हमने, मेगा से रिप्लेस कर दिया। तो दिस इज मिनिमम काइनेटिक एनर्जी इनसाइड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो उसकी मिनिमम काइनेटिक एनर्जी इतनी होगी। ओके, अब देखो एक चीज जो है ना, मुझे ऐसा लगता है, मुझे उसको जब मैंने ये पहली बार इसको ये टॉपिक लिखा कि हम ये बताना चाह रहे हैं कि न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है या नहीं होता है, ये बताना चाह रहे हैं, ये मुझे पहले बताना चाहिए था, ठीक है, जो अब मैं बताने जा रहा हूं। हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन होगा, हम ऐसा क्यों सोचते हैं? देखो एक चीज आपने पढ़ी होगी, रेडियो एक्टिविटी पढ़ी है आपने, नहीं पढ़ी है तो मैंने वीडियो बना रखा है, उसमें देखिए रेडियो एक्टिविटी क्या होती है। जो हैवी न्यूक्लियाई होते हैं वो कंटिन्यूअसली कुछ पार्टिकल और कुछ रेडिएशन का इमिशन करते हैं। अब वो पार्टिकल क्या होते हैं, आप सबको पता है, अल्फा पार्टिकल होता है, बीटा पार्टिकल होता है, और जो रेडिएशन होता है वो क्या होता है, गामा रेडिएशन होता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है कि जो हैवी न्यूक्लियाई होते हैं वो कंटिन्यूअसली अल्फा बीटा पार्टिकल और गामा रेडिएशन क्या करते हैं, इमिशन करते हैं। अब इनमें से जो अल्फा पार्टिकल है वो क्या है, हीलियम का न्यूक्लियस है, ठीक है, और जो गामा रेडिएशन है वो क्या है, सिंपल फोटोन है, और जो बीटा है ना वो बहुत खतरनाक चीज है। जो बीटा है वो भी पार्टिकल है, और वो पार्टिकल है किसके सिमिलर, इलेक्ट्रॉन के सिमिलर, उसका चार्ज मास सब कुछ किसके तरह है, इलेक्ट्रॉन की तरह है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि वो क्यों बाहर निकल रहा है वहां से, मतलब वो न्यूक्लियस से क्यों बाहर निकल रहा है, यानी न्यूक्लियस से वो इलेक्ट्रॉन बाहर कैसे निकल रहा है जब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो ठीक है, तो ये मान लिया गया कि वो इलेक्ट्रॉन है, एक्चुअल में क्या है, वो बीटा पार्टिकल है, तो डिफरेंशिएट किसने किया, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने किया। अब हम देखेंगे कि वो डिफरेंट कैसे है, कि वो जो बीटा पार्टिकल है वो इलेक्ट्रॉन से डिफरेंट कैसे है। अब देखो ये क्या है, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड न्यूक्लियस है, इसका आगे लिख दो, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी इनसाइड न्यूक्लियस, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड न्यूक्लियस। ठीक है, मैंने लिख रहा है यहां पर, आप लिखना, ठीक है, इसका आगे लिखो, दिस इज मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, मिनिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड न्यूक्लियस, इतनी हो सकती है मिनिमम, इसके ऊपर कुछ भी हो सकती है। अब अगर वहां से जो बीटा पार्टिकल बाहर निकल रहा है, अगर वो इलेक्ट्रॉन होता तो उसकी एनर्जी इससे ज्यादा होती, उसकी एनर्जी या तो इसके बराबर होती या इससे ज्यादा होती, इससे कम नहीं हो सकती, क्योंकि वो कौन कहता है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बोलता है कि मिनिमम काइनेटिक एनर्जी में जो अनसर्टेनिटी होगी इतनी होगी। ठीक है, यानी मिनिमम काइनेटिक एनर्जी इतनी हो सकती है, और जो भी काइनेटिक एनर्जी होगी या तो इसके बराबर होगी या इससे ज्यादा होगी। यानी अगर कोई क्या हो रहा है, रेडियो एक्टिव डिके हो रहा है किसी हैवी न्यूक्लियाई का, तो उससे निकलने वाला जो बीटा पार्टिकल है अगर वो इलेक्ट्रॉन होता, यानी अगर वहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहा होता, उसकी एनर्जी या तो इसके बराबर होती या इससे ज्यादा होती। बट जो एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल हमको देखने को मिला, जो क्या देखने को मिला मेरे को, अब उसको कैसे मेजर किया, बीटा पार्टिकल बाहर निकला, उसकी एनर्जी को मेजर कर लिया, जो एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल जो हमें देखने को मिली वो लगभग कितने देखने को मिली, 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी देखने को मिली, ओनली 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओनली इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं इससे कंपेरिजन करा रहा हूं। ठीक है, तो इसके कंपेरिजन में ये एनर्जी क्या है, बहुत छोटी है। इसका मतलब क्या है, जो बीटा पार्टिकल है वो इलेक्ट्रॉन तो बिल्कुल नहीं है, यानी वहां इलेक्ट्रॉन तो बिल्कुल भी नहीं है। वो क्या है, एक सिंपल से बीटा पार्टिकल है, यानी एक अलग तरह का पार्टिकल है जिसका नाम क्या है, बीटा पार्टिकल है। अगर वो इलेक्ट्रॉन होता तो उसकी एनर्जी इतनी होती। क्लियर, ये कंफ्यूजन दूर हो गया। तो वहां से बीटा पार्टिकल बाहर निकलते हैं जिसका सब गुण इलेक्ट्रॉन से मिलते हैं, पर वो इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो क्या है, बीटा पार्टिकल, उसका नाम अलग रख दिया गया, दैट इज बीटा पार्टिकल। क्लियर, ओके। और ये क्लियर किसने किया, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने किया कि इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इनसाइड न्यूक्लियस। सो इट इज क्लियर दैट कि इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इनसाइड न्यूक्लियस एंड दैट पार्टिकल which is emitted from heavy nuclei during the radioactive decay is beta particle not electron। क्लियर हुई, तो ये क्या हो गया, हमारा पहला एप्लीकेशन हो गया। ओके, क्लियर हुई, नोट कर लो। दूसरे एप्लीकेशन की बात करते हैं। दूसरा एप्लीकेशन क्या है हमारा, वायलेशन ऑफ बोहर्स ऑर्बिटल लॉ। ओके,
नोट हो गए, गुड, मिटा दूं, ठीक। तो अगला लिखो, वायलेशन ऑफ बोहर्स ऑर्बिटल लॉ।